कहानी की शुरुआत होती है 1965 से। अमेरिका में उस वक्त सिविल वॉर लगभग खत्म होने वाला था। ठीक तभी हमें एक कैप्टन दिखाई देता है जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो कैप्टन इस तरह के सोने के सिक्कों से भरे बहुत सारे बॉक्स एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा है। इन बॉक्सेस के ऊपर CSA लिखा हुआ है। तभी अचानक उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है, लेकिन कैप्टन जल्दी से जहाज को पानी में उतार देता है और जहाज के सारे इंजन बंद कर देता है ताकि रात के अंधेरे में उसका जहाज किसी की नजर में न आए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। वो दुश्मनों के हाथ से बचकर भाग निकलता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम WHO की एक वैन के अंदर डॉक्टर सोफिया को बैठे हुए देखते हैं। ये वैन अभी नाइजीरिया में है। इस शहर में एक बीमारी बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो गई है। एक नए पेशेंट की जांच करके पता चलता है कि उसे भी वही बीमारी हुई है जिसके बारे में डॉक्टर्स को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेशेंट की माँ उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहां से लौटने के बाद उसकी ये हालत हुई है। सोफिया पेशेंट को गाड़ी में चढ़ा लेती है और अपने सीनियर से कहती है कि इस पेशेंट को मिलाकर अब तक टोटल 6 लोग हो गए हैं। हमें जल्दी WHO को ये फाइल जमा करनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि इतने कम केसेस लेकर जाएंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। सोफिया अब माली जाकर ये जानना चाहती है कि वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतनी भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। माली में उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए उसका सीनियर कहता है कि ऐसी डेंजरस सिचुएशन में तुम्हें उस देश जाने की परमिशन कोई नहीं देगा। इसी बीच एक मास्क पहने हुए आदमी उन पर नजर रख रहा था। शायद इन डॉक्टर्स का यहाँ आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी सोफिया को लगता है कि इस पेशेंट के पिता का सैंपल भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो भी माली गए थे। इसलिए सोफिया लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है जहाँ उस पेशेंट के पिता काम करते थे। वहाँ पहुंचकर सोफिया देखती है कि उस आदमी की हालत बिल्कुल उसके बेटे जैसी ही है। इनफैक्ट अब तक वो आदमी अपनी जान भी गंवा चुका है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेकर बाहर निकल आती है। इसी समय पास के ही समंदर में एक आदमी बोटिंग कर रहा था और दूर से जो मास्क वाला आदमी डॉक्टर्स पर नजर रख रहा था वो अचानक सोफिया पर हमला कर देता है। लेकिन बोटिंग कर रहा वो आदमी ठीक वक्त पर आकर सोफिया को बचा लेता है। हालांकि इस हाथापाई के बीच वो नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब सोफिया को होश आता है तो वो खुद को नोमा नाम के एक जहाज पर पाती है। ये असल में समंदर में खजाना खोजने वाला एक जहाज था। बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। वो आदमी समंदर से मिली एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर आता है। असल में ये लोग उसी CSA लिखे बॉक्स वाले जहाज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अल्मोरा, जो इस जहाज का मालिक है, वहां आ जाता है। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया था उसका नाम डक था। अल्मोरा डक से कहता है कि खजाना हमें मिल गया है और उसे आज रात की म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले के लिए रखना है, इसलिए जल्दी इसे साफ करो। वो असल में इसी मूर्ति को खजाने के तौर पर कह रहा था। इसके बाद डक एक नाइजीरियाई डीलर से बात करने चला जाता है। उस पार्टी में अब उस बेशकीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया जाता है। ये असल में एक अफ्रीकी राजा की कब्र थी जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए भी हो सकती है। डक जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचता है और वहां डीलर उसे एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा हुआ था। डक तुरंत वो सिक्का हाथ में लेकर कहता है कि यह तो सालों से मेरा सपना था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो जहाज कहाँ गायब हो गया। तुम्हें ये कहाँ मिला? लेकिन वो नाइजीरियाई आदमी उसे सिर्फ इतना ही बता पाता है कि उसने इसे माली के एक आदमी से लिया है। दूसरी तरफ पार्टी में मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी मौजूद है जिसने इस खजाने की खोज में पैसा इन्वेस्ट किया था। इस आदमी की माली देश में काफी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए सोफिया उसे माली पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो वहां जाकर इस बीमारी के बारे में और जानकारी जुटाना चाहती है। तो अब उस कंपनी का मालिक कहता है कि माली जाना अभी बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। तभी कुछ ही देर में डक भी वहां आ जाता है और वो CSA लिखा हुआ सिक्का जेम्स को दिखाता है। वो ये भी बताता है कि यह सिक्का माली के एक आदमी के पास मिला है। डक को पूरा यकीन है कि उस जहाज का मलबा माली के आसपास ही कहीं है। जेम्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह डक और अल्मोरा को 3 दिनों के लिए माली जाने की परमिशन दे देता है। वहां जाकर वे उस जहाज को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना चाहते हैं। उनका प्लान है कि अगर जरा सा भी कोई सुराग हाथ लगा तो वे जहाज खोजने का पूरा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अगले दिन जब वे बंदरगाह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोफिया और डॉक्टर जैक वहां पहले से ही मौजूद हैं। सोफिया डक को बताती है कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ माली जा सकते हैं। इसके बाद ये 5 लोग माली की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को खाना खाते वक्त डक सोफिया को उस रहस्यमयी और खजाने से भरे जहाज के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि जहाज के गायब होने के बाद से उसकी जिंदगी का बस एक ही सपना है, उस जहाज को ढूंढ निकालना। खैर, अगली सुबह माली पहुंचने के बाद सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल जाते हैं। डक और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचते हैं जिसे वो सिक्का मिला था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। यह सुनकर वे सब बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि जहाज तक पहुंचने का रास्ता फिर
से बंद होता नजर आ रहा था। तभी डक की नजर एक पुरानी मस्जिद पर पड़ती है। वे तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने वक्त की घटनाओं का रिकॉर्ड रखा होता है। जब डक उन रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता है तो वहां का एक आदमी पुराने कागजात चेक करके बताता है कि बहुत साल पहले वहां के बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुका था, लेकिन उस जहाज पर एक भी इंसान जिंदा नहीं था और पानी का बहाव इतना तेज था कि जहाज बहकर फिर से समंदर की तरफ चला गया। ये इन्फॉर्मेशन डक के लिए बहुत काम की थी। इसके बाद एक पल भी बर्बाद किए बिना वे जाओ शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो वहां से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उन्हें अपनी नाव के एक हिस्से पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें समझ आता है कि वह शायद किसी खास तरह की मिट्टी या जंग हो सकती है, लेकिन डक कहता है कि इतने तेज बहाव वाले पानी में ऐसी मिट्टी मिलना कोई आम बात नहीं है, इस बारे में हमें सोचना होगा। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगती है। आर्मी ऑफिसर्स बार बार एक ही सवाल करते रहते हैं कि तुम्हारे साथ जो डॉक्टर्स यहाँ आए हैं वो अब भी कहाँ हैं? वहाँ के राजा को तब तक पता चल चुका था कि उसके देश में 2 विदेशी डॉक्टर आए हैं जो यहाँ फैल रही बीमारी की असली वजह जानना चाहते हैं। राजा ने हुक्म दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उन डॉक्टर्स को रोकना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। डक समझ जाता है कि जरूर इस बीमारी के साथ राजा का कोई कनेक्शन है, वरना उन्हें डॉक्टर्स को लेकर इतनी टेंशन क्यों होती। डक जवाब देता है कि सर, हमें इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, पहले हम बोट को किनारे लगा लेते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। इसके बाद डक आर्मी ऑफिसर्स की तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसे वे अपनी बोट से बांध लेते हैं। तभी डक अपने दोस्तों को इशारा करके फुल स्पीड में बोट चलाने को कहता है और एक ही झटके में उन ऑफिसर्स की बोट पलट जाती है। डक तुरंत रस्सी काट देता है और वे वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ ही दूरी पर 2 और नावें उनका इंतजार कर रही थीं और उन्हें देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। डक समझ जाता है कि अब नाव से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना जान चली जाएगी। कूदने से पहले वे अपनी बोट के फ्यूल टैंक में एक कट लगा देते हैं ताकि एक जोरदार धमाका हो। जैसे ही दूसरी बोट उनके करीब आती है, वे तीनों पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर्स उनकी बोट पर गोली चलाते हैं और फ्यूल लीकेज की वजह से एक भयानक ब्लास्ट होता है, जिसमें सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। जल्द ही वे तीनों नदी से बाहर निकलकर पास के एक घर में पहुंचते हैं। रूडी डक से पूछता है कि अब तो हमारे पास नाव भी नहीं है, तो क्या हम जहाज ढूंढने का काम बंद कर दें? डक कहता है कि जहाज को बाद में ढूंढेंगे, पहले हमें इन डॉक्टर्स की जान बचानी होगी। अगर वे आर्मी के हाथ लग गए तो आर्मी उन्हें मार डालेगी। डक रूडी से कहता है कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोरा के पास चले जाओ। इसके बाद वह खुद जेम्स के साथ उन दोनों डॉक्टर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वे काफी तलाश करते हैं, लेकिन चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा था। सोफिया एक घर के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई देखती हैं। इन सब लोगों की मौत उसी अजीब बीमारी की वजह से हुई थी। सुबह होते ही वे दोनों मिलकर उन सभी लाशों को दफना देते हैं। इधर रूडी भी छिपते छिपाते बॉर्डर पार कर लेता है। गांव के अंदर सोफिया को एक कुआं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ सुराग मिल जाए, इसलिए वो कुएं में उतरने की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही वो कुएं के नीचे पहुंचकर पानी का सैंपल लेना शुरू करती है, तभी जैक उसे बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आ गए हैं। इसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है और मिलिट्री वाले जैक को छोड़कर बाकी सबको मार देते हैं। कुएं के अंदर सोफिया बुरी तरह डरकर छिपी रहती है। ठीक तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिससे माली देश का राजा काजिम उतर कर आता है। काजिम जैक से पूछता है कि वो महिला डॉक्टर कहाँ गई। चॉपर की आवाज सुनकर डक और जेम्स भी समझ जाते हैं कि डॉक्टर्स आसपास ही कहीं हैं, लेकिन काजिम वहां बहुत गुस्से में था। वो जैक को गोली मार देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सोफिया को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ निकालो। इधर डक और जेम्स पास ही छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। काजिम के लोग आसपास सबको मारना शुरू कर देते हैं और इस बीच डक की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन पीछे से सोफिया आकर काजिम के आदमी को मार देती है। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत दुख होता है, लेकिन डक उससे कहता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब वे तीनों काजिम के मिलिट्री इलाके से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन वो जगह और भी ज्यादा खतरनाक थी। तभी वहाँ कुछ घुड़सवार आ जाते हैं और इन तीनों को बंदी बनाकर अपने राजा गॉडगो के पास ले जाते हैं। गॉडगो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। सोफिया बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपके इलाके में जो बीमारी फैली है मैं उसी की जांच करने आई हूँ। बीमारी का नाम सुनते ही उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ बहुत से लोग उसी बीमारी से मर चुके थे।
सोफिया चेक करके कंफर्म करती है कि हाँ, इन सब की मौत उसी एक बीमारी से हुई है। वो कहती है कि मैं इसी की वजह जानने यहाँ आई हूँ। कुछ देर सोचने के बाद गॉडगो उन सबको अपने शहर में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद सोफिया वहाँ का पानी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि उस जगह का पानी जहरीला हो गया है और यह कुदरती तौर पर होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस पानी में जरूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। वे यह बात राजा को बताते हैं और कहते हैं कि इस पानी में जहर कहाँ से आया ये हमें ढूंढना ही होगा। राजा भी इस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी वजह पता करो, मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। इधर जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल कुछ दूर चली जाती है तो उसके पीछे जाते जाते वह एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर कुछ अलग तरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। हैरानी की बात यह थी कि इन तस्वीरों में उसी जहाज का जिक्र था जिसे ढूंढते हुए वे यहाँ तक आए थे। इससे उसे समझ आता है कि वह जहाज असल में समंदर में नहीं बल्कि यहीं किसी सूखे रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। सोफिया और डक भी यह देखने वहां पहुंचते हैं। डक बताता है कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन अब वह नदी सूख चुकी है। अब वे तीनों उस नदी को खोजने की तैयारी में लग जाते हैं। जब वे नदी खोजने का प्लान बना रहे थे तभी उन तस्वीरों में उनकी नजर एक किले पर पड़ती है। इसका मतलब था कि इस नदी के आसपास कहीं कोई किला भी था। डक का अंदाजा है कि इस गांव में जो जहरीला पानी आ रहा है वह उसी नदी का पानी है। हो सकता है कि नदी पूरी तरह सूखी न हो और उसका पानी जमीन के नीचे से बह रहा हो। इसके बाद ये तीनों नदी की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं, उसी रास्ते पर जहां 200 साल पहले नदी बहा करती थी। जल्द ही उन्हें वह किला भी दिखाई दे जाता है। उस किले के ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखता है जो मैस्कॉट कंपनी का था, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर सोलर प्लांट होने का उन्हें कोई मतलब समझ नहीं आता। डक को कुछ दूर एक ट्रेन दिखती है और वे धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं और चालाकी से उसके अंदर छिप जाते हैं। उधर रूडी अब अल्मोरा के पास पहुंच चुका है। रूडी को अपने कपड़ों पर उसी लाल रंग का नमूना मिलता है जो उन्होंने माली में अपनी नाव पर देखा था। जब रूडी उस सैंपल की जांच करता है और उसका रिजल्ट अल्मोरा को दिखाता है तो वह उसे देखकर दंग रह जाता है। इधर सोफिया, जेम्स और डक उस प्लांट के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर जाकर उन्हें समझ आता है कि यह प्लांट असल में रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने का काम कर रहा है जो यहाँ की तेज धूप की वजह से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तभी सोफिया की नजर कुछ कंटेनरों पर पड़ती है जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। वे तीनों उस आदमी का पीछा करते हैं और जब बेसमेंट का दरवाजा खुलता है तो जो नजारा वे देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उस बेसमेंट में हजारों टन रेडियो एक्टिव और जहरीला केमिकल सालों से पड़ा हुआ था। कुछ कंटेनर लीक भी हो रहे थे जिसका जहर रिस रिस कर जमीन के नीचे बहने वाली नदी के पानी में मिल रहा था और इसी नदी का पानी पूरे माली देश के लोग पीते हैं। इसी वजह से पानी के जरिए यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। उधर अल्मोरा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएसए एम्बेसी पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर एम्बेसी के लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इधर जेम्स अपने दोस्त के साथ इस प्लांट से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी मैस्कॉट कंपनी के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मैस्कॉट सोफिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। सोफिया मैस्कॉट से कहती है कि तुम इस प्लांट में जो कुछ भी कर रहे हो उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इसके जवाब में मिस्टर मैस्कॉट कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जलाकर खत्म कर रहे हैं। सोफिया उसे बताती है कि जो केमिकल्स तुमने बेसमेंट में जमा करके रखे हैं वे रिस्कर नदी के पानी में मिल रहे हैं और वही पानी पीकर हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। ये बात सुनकर मिस्टर मैस्कॉट भी डर जाता है कि कहीं यह बात सच तो नहीं। अब उसके लोग डक और जेम्स को बांधकर कहीं और ले जाने लगते हैं। डक अपना दिमाग लगाता है और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है जिससे वे ट्रक से अलग हो जाते हैं। मिस्टर मैस्कॉट तुरंत काजिम से मिलता है और सोफिया ने जो कुछ भी कहा था वह सब काजिम को बता देता है। काजिम कहता है कि अगर उसे लोगों की इतनी ही फिक्र है तो प्लांट बंद कर दे, मुझे बस मेरा पैसा हर महीने मिलना चाहिए, लोगों की मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर डक और जेम्स अब रेगिस्तान में बिना किसी मंजिल के भटक रहे हैं। उनके हाथ अभी भी जंजीर से ट्रक के दरवाजे के साथ बंधे हुए थे। इसी हालत में वे काफी दूर निकल आते हैं। चलते चलते वे अपनी लगभग सारी ताकत खो देते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखता है जो क्रैश हो गया था। हालांकि इस प्लेन के पहिए अभी भी ठीक थे। किसी तरह वे प्लेन को रेत के ऊपर घसीटते हैं और उस पर सवार होकर सामने के एक गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक टेलीफोन मिलता है और वे अल्मोरा को फोन करके पूरी घटना बता देते हैं। सोने का सिक्का बेचकर डक एक जीप खरीदता है। इस जीप को लेकर डक और जेम्स गॉडगो के पास पहुंचते हैं और उसके लोगों से मदद मांगते हैं ताकि वे सब मिलकर काजिम से लड़ सकें। लेकिन गॉडगो के पास काजिम की तरह न तो इतने ज्यादा लोग थे और न ही हथियारों का बड़ा जखीरा, इसीलिए गॉडगो लड़ने से मना कर देता है।
लेकिन वह अपनी वो गाड़ी उन्हें दे देता है जो उसने काजिम से खरीदी थी। जेम्स और डक उस गाड़ी को लेकर प्लांट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट पर ही उन्हें रोक दिया जाता है। वे दोनों जबरदस्ती बंदूक के दम पर अंदर घुस जाते हैं। उधर मैस्कॉट को खबर मिल जाती है कि कुछ लोग उसके प्लांट में घुस आए हैं, जिसके बाद वह फौरन ऊपरी हिस्से में चला जाता है। इधर डक और जेम्स अंदर घुसते ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। तब जेम्स कहता है कि शायद मैस्कॉट को अब यकीन हो गया है कि उसकी वजह से ही लोग मर रहे हैं और यह खबर शायद अमेरिका तक भी पहुंच गई है, इसलिए वे इस प्लांट का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। जेम्स तुरंत नीचे जाकर विस्फोटक ढूंढने लगता है क्योंकि इतने बड़े प्लांट को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत होगी। ठीक उसी वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को लेकर उसमें बैठ जाता है। जैसे ही वे उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, वहां डक पहुंच जाता है। डक लगभग मैस्कॉट को पकड़ ही चुका था, लेकिन पीछे से मैस्कॉट का एक आदमी आकर डक को रोक देता है। उधर सोफिया सही वक्त पर हेलीकॉप्टर से कूद जाती है। इसके अलावा नीचे जेम्स को एक कंटेनर के अंदर वो बम मिल जाता है। वह उसे वहां से निकालकर अपने बैग में रख लेता है। इसी बीच मैस्कॉट चॉपर में बैठकर अपने प्रोग्राम के जरिए सोलर प्लांट को सूरज की तरफ घुमा देता है और देखते ही देखते सभी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से कोई ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि जेम्स ने पहले ही उस बम को डिफ्यूज कर दिया था। यह देखकर मैस्कॉट बुरी तरह चिढ़ जाता है। सोफिया और डक मैस्कॉट के आदमी के चंगुल से छूट जाते हैं और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अभी बहुत दूर जाना था। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। काजिम उन पर गोलियां चलाने लगता है तो डक जेम्स से कहता है कि बेसमेंट से जो विस्फोटक मिले थे उन्हें बाहर फेंकना शुरू करो। जेम्स बिल्कुल वैसा ही करता है। जहां जहां काजिम की गोलियां लगती हैं, वहां बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। इतना धुआं और धूल उड़ती है कि काजिम को अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ता है। मगर इस धमाके की वजह से कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। उस जगह से रेत हट जाती है और जो जहाज नीचे दबा हुआ था वह ऊपर नजर आने लगता है। जहाज को देखते ही वे तीनों उसके अंदर छिप जाते हैं, लेकिन काजिम यह देख लेता है और वह फिर से जहाज पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। काजिम के बहुत से आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाज पर हो रहे हमले की वजह से उसके अंदर रखे कंटेनर खुल जाते हैं और उनमें से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर डक को यकीन ही नहीं होता कि सिक्के अभी भी इतने सुरक्षित हैं। तभी उन्हें जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिलती है जो अभी भी काफी अच्छी हालत में थी। अब वे उस तोप को चलाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आता है, वे तोप चला देते हैं। हेलीकॉप्टर में एक भयानक ब्लास्ट होता है और काजिम मारा जाता है। इसके बाद काजिम की पूरी सेना सरेंडर कर देती है। इसके बाद जब वे तीनों बाहर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना ने उनके सामने सरेंडर क्यों किया। तभी वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि गॉडगो के लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट को इस पूरी घटना का पता चल गया था, इसलिए वह जानबूझकर मैस्कॉट की ड्रिंक में वही जहर मिला देता है जो वह माली के लोगों को पिला रहा था। जल्द ही मैस्कॉट का भी वही अंजाम होता है जो उसने दूसरों के साथ किया था। एकदम आखिर में हम डक और सोफिया को एक साथ देखते हैं। डक वह खजाना गॉडगो और उसके लोगों के लिए ही छोड़ देता है क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ था और वह जमीन भी उन्हीं की थी, इसलिए खजाने पर हक भी उन्हीं का था। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।